नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई में चल रहे क्रूज ड्रग्स मामले की। इस मामले में आर्यन खान को एक बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है। आर्यन के साथ ही बाज मर्चेंट और मुनमुन भुनेजा की बेल याचिका भी कोर्ट ने स्वीकार कर ली। करीब 25 दिन से तीनों आरोपी एनसीबी की गिरफ्त में थे। इससे पहले सेशन कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था और इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था और अब तीनों की जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। हालांकि एनसीबी ने तीनों की जमानत का बहुत विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि इस अपराध के लिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने उन्हें जमानत दिलवाने के लिए कई स्ट्रांग पॉइंट कोर्ट के सामने रखे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद भी आर्यन आज घर नहीं जा सकेंगे। हो सकता है आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी का कहना है कि वो गुरुवार को नहीं छूटेंगे, कल या परसों तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी की बात करें तो समीर वानखेड़े पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और वो लगातार इस पूरे मामले में उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति भी उनके नाम को लेकर होनी शुरू हो गई है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक ट्वीट किया। दरअसल इस ट्वीट के जरिए क्रांति रेडेकर ने एक खत उद्धव ठाकरे को लिखा है और इसमें उन्होंने कहा है कि अगर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो नहीं होता। क्रांति रेड्डी ने करने ट्वीट में लिखा कि बचपन से ही मराठी आदमी के अधिकारों के लिए शिवसेना को उन्होंने लड़ते हुए देखा और यही सब कुछ देखते हुए वो बड़ी हुई हैं। वो भी एक मराठी लड़की हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे के आदर्श को लेकर बड़ी हुई हैं और किसी भी अन्याय को नहीं बर्दाश्त करेंगी और ना ही अन्याय सहे, ये उनको सीख में मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो अकेले इस मैदान में लड़ रही हैं। तो मुंबई में क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिली है। मुंबई हाई कोर्ट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन को यह जमानत दी गई है। हालांकि जमानत के बाद भी जेल से रिहाई शुक्रवार या फिर शनिवार को होगी। कोर्ट ने सभी ऑपरेटिव ऑर्डर जारी कर दिए हैं और ऐसे में कल ऑर्डर की कॉपी मिल सकती है और इसके बाद ऑर्डर की कॉपी जेल प्रशासन के पास जाएगी। जेल प्रशासन के ऑर्डर जाने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसे में शुक्रवार या फिर उसके अगले दिन शनिवार को आर्यन की रिहाई संभव है। लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद आर्यन को यह जमानत मिली है। जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत ने जमानत पर यह फैसला सुनाया। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन साहब फोन लाइन पर जुड़े हैं। जैन साहब, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो लगातार वकीलों ने दलीलें दी आर्यन खान के मामले को लेकर, लेकिन उसमें आज कुछ ऐसे ठोस पहलू रखे गए हैं जो इस मामले में कुछ नई चीजें सामने लेकर आए हैं। मसलन एनडीपीएस एक्ट में जो भी मामला सामने आता है उस मामले में क्या चीजें बरामद हुई हैं, क्या चीजें बरामद नहीं हुई हैं। इसके अलावा गिरफ्तारी को वैध और अवैध करार देने को लेकर भी इस मामले में दोनों पक्षों में काफी बहस हुई। बहरहाल अब इस पूरे मामले में जो जमानत मिली है उसमें किस तरह के पुख्ता यहाँ पर जो आधार हैं वो आर्यन खान की तरफ से रखे गए हैं। देखिए, जमानत का विस्तृत आदेश अभी तक सामने नहीं आया है, पर जितनी भी बहस हुई थी उससे एक बात बिल्कुल सामने आई थी कि आर्यन खान के पास से किसी प्रकार की कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी। ड्रग्स अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद हुई थी और एनसीबी का ये कहना था कि आर्यन खान को पता था कि अरबाज मर्चेंट ड्रग्स रख रहा है अपने पास और ये ड्रग्स को आर्यन खान भी उपयोग में लेने वाला था। आर्यन खान का कोई मेडिकल नहीं करवाया गया, इसको कॉन्शियस पोजीशन मानकर एनसीबी ने उसको गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एनसीबी का ये भी आरोप था कि ये 2 सालों से ड्रग्स ले रहे हैं और इसका आधार भी कोई चिकित्सीय आधार नहीं था बल्कि कुछ व्हाट्सएप चैट थी। इस आधार पर ही एनसीबी का केस अपने आप में कमजोर हो गया था, क्योंकि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स मिली नहीं थी और अरबाज मर्चेंट के पास भी जो ड्रग्स मिली थी वो कोई बहुत अधिक मात्रा में नहीं थी बल्कि पर्सनल कंजप्शन के लिए ली गई ड्रग्स थी, जिसको अब तो सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल खुद ये इस बात का अमेंडमेंट सुझा रहा है कि भाई ड्रग्स लेने वालों को अपराधी नहीं माना जाए बल्कि उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए। जब ऑर्डर आएगा तब सारी विस्तृत बातों का पता लगेगा, परंतु चूंकि आज ऑपरेटिंग पार्ट सुना दिया है कोर्ट ने और ये कह दिया है कि हम इनको जमानत ग्रांट कर रहे हैं, तो अगर डिटेल ऑर्डर नहीं भी आता है तो भी कल आर्यन खान की जमानत जो संबंधित न्यायालय है उससे जमानत उसकी तस्दीक होकर
शाम को वो जेल से छूट जाएंगे। जी जैन साहब, एक और सवाल। अब तक इस मामले में जो भी पहलू सामने रखे गए हैं, लेकिन आज जब जमानत मिली है तो क्या लगता है कि अब इस मामले को लेकर जो आगे भविष्य सोचा जा रहा था कि ये मामला और लंबा खींचेगा, राजनीति को हम इतर रख देते हैं, लेकिन जो भी दलीलें दी गई उस मामले में आज ये पहलू सामने आने के बाद लगता है कि आपको अब इस पूरे मामले में या इस तरह के दूसरे मामलों में एक अलग तरह का वर्डिक्ट सामने आ रहा है और वो एक नजीर के तौर पर भी देखा जा सकता है? देखिए, आज जो भी निर्णय आया है, सामान्यतः जो नार्कोटिक्स ड्रग्स के केसेज होते हैं उसमें इसी प्रकार के ही निर्देश जेल के समय पर दिए जाते हैं। यहाँ मैं और बताना चाहूंगा कि इसी मामले में 2 एक्यूज को जो सेशन न्यायालय एनडीपीएस की विशेष न्यायालय है उसी ने जमानत दे दी थी। कल 2 आदमियों को उन्हीं ने जमानत दी थी। तो ऐसी परिस्थिति में आर्यन का या अरबाज मर्चेंट का केस उनसे ज्यादा डिफरेंट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 आदमियों को अधीनस्थ अदालत ने ही जमानत दे दी थी। अगर इस मामले में आर्यन खान मुलजिम नहीं होता तो इसलिए शायद इतना हाईलाइटेड मामला भी नहीं होगा। इस तरह की जमानतें अदालतों में रोज सैकड़ों मामलों में होती हैं। बहुत शुक्रिया जैन साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले में अब इस पहलू के से अगर देखा जाए तो पहले भी इस तरह के जो मामले सामने आए हैं उनमें लोअर कोर्ट से ही जमानत हो जाती है, लेकिन इस मामले में शायद दलीलें सही ढंग से नहीं रखी गई या फिर कौन सी वजह रही, उन पर बाद में गौर करने की जरूरत होगी। लेकिन अभी फिलहाल जमानत मिल चुकी है और कल शाम तक जहां तक बताया जा रहा है कि आर्यन खान की रिहाई हो सकती है। और इस मामले में इतने लंबे समय तक मामला नहीं खींचना चाहिए था, ये वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि इस मामले में तुरंत जमानत हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी और ऐसे में इतने लंबे समय तक मामला खींचना बड़ा अचंभे की बात है। बात करेंगे आसियान भारत सम्मेलन की। इसमें भारत ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है। गुरुवार को 18वें आसियान भारत सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया और ये कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच लंबे समय से हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं और इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषा, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति और खान पान दिखाते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी यानी कि केंद्रीयता भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 साल पूरे होंगे। भारत भी अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा और मुझे बहुत खुशी है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। मोदी ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को कई चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी के लिए सबसे अहम रहा है। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों को बल देते रहेंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के ब्रुनेई में हो रहे इस समिट में मोदी वर्चुअली जुड़े और इस सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के मुखिया शामिल हुए। नमस्कार। इस साल भी हम अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो तो नहीं ले पाए, किंतु वर्चुअल रूप में ही सही हमने आसियान इंडिया समिट की परंपरा को बरकरार रखा है। मैं हिज मैजेस्टी ब्रुनेई के सुल्तान का 2021 में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, इस 18वें आसियान भारत सम्मेलन की अगर बात करें, रिश्तों की प्रगाढ़ता बहुत ज़रूरी है और ख़ासतौर पर कोविड के बाद ये बहुत ज़रूरत महसूस की जाने लगी है कि कोई भी देश अकेला पूरी दुनिया में राज नहीं कर सकता। बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर देश आपस में मिलजुल कर रहें और शांति बनाए रखने की दिशा में, एक दूसरे को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ाएं। फिलहाल इस आसियान और भारत सम्मेलन की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए विश्व स्तर पर यह सम्मेलन हो जाता है? देखिए पवन जी, ऐसा है कि भारत और आसियान के संबंध कोई आज से नहीं है।
सदियों पुराने है। और अगर आसियान देशों में विशेष रूप से थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया में जाए तो भारतीय संस्कृति ही नजर आती है। चाइनीज संस्कृति भी उतनी प्रभावशाली नहीं है। तो आसियान देशों को देखें तो भारत से सदियों से संबंध रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने जब उदारीकरण की नीति शुरू की तो लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई, क्योंकि भारत में कुछ दशकों से वेस्ट की तरफ देखना शुरू कर दिया था कि उपनिवेशवादी प्रभाव की वजह से। तो लुक ईस्ट के बाद में ये देखा गया कि लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट होना चाहिए। और उसमें आसियान प्लस की बात हुई, उसमें भारत डायलॉग पार्टनर रहा आसियान के साथ लंबे समय तक। तो ये तो लंबी प्रक्रिया में भारत और आसियान संबंध की स्थिति में आए हैं। जब पेंडेमिक की स्थिति आई तो पूरी दुनिया को हिला दिया। आज दुनिया ये कह रही है कि इंटरनेशनल पेंडेमिक ट्रीटी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रेजिलियंस होना चाहिए। तो ऐसी बातें जब उठ रही हैं तो आसियान और भारत बहुत बड़े पार्टनर हो सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई पेंडेमिक ट्रीटी होती है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ रेजिलियंस के लिए कोई एफर्ट होते हैं तो भारत और आसियान मिलकर एक साथ काम करेंगे। और उससे मुझे लगता है कि केवल आसियान और भारत ही मजबूत नहीं होंगे, दुनिया के दूसरे देश, विशेष रूप से गरीब देश हैं जो पेंडेमिक जैसी बीमारी से लड़ नहीं सकते, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, उनके लिए भारत और आसियान बहुत मददगार हो सकते हैं। आपस में एक दूसरे के तो होंगे ही, दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इस साल को भारत को आजादी को 75 साल हुए हैं, तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय आसियान भारत दोस्ती वर्ष के रूप में मनाएंगे। और इसी को दृष्टि को देखते हुए भारत ये चाहता है कि आसियान और भारत नजदीक आए तो चीन का प्रभाव और जो भारतीय सुरक्षा के लिए चीन जिस तरह से खतरे के रूप में उभर रहा है उसको भी कंटेन करने में, नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। जी पवन जी, अब करोड़ी सिंह जी, अगर हम अलग अलग संगठनों की बात करें, पूरे देश में अलग अलग तरह के संगठन बने हुए हैं, मसलन ब्रिक्स की बात करें, G20 देशों की बात करें, इस तरह से आसियान देशों के साथ भारत के इन रिश्तों के संगठन की बात करें, तो ये संगठन बाकी संगठनों के मुकाबले भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने, और जैसा कि आपने कहा कि अब चीन के खतरे की बात करें या फिर स्वास्थ्य के खतरों की बात करें, उन सब के बीच में आसियान देशों के साथ भारत का जो रिश्ता है काफ़ी मजबूत होना ज़रूरी है। बाकी संगठनों के मुकाबले ये संगठन आसियान देशों के साथ भारत का कितना खास माना जा सकता है? देखिए पंत जी, ऐसा है कि मैंने आपको बताया है कि आसियान देशों में विशेष रूप से इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ और कंबोडिया, लाओस में देखें तो भारतीय संस्कृति ऐसा लगता नहीं कि आप किसी विदेश में आए हो, ऐसा लगता है कि भारत में ही हो। हर तरफ भारत की संस्कृति, भारत जैसे तौर तरीके, इवन खाने की चीजें भी बहुत से भारत जैसे मिलती जुलती हैं। और भारत ऑलरेडी आसियान, अगर हम देखें साउथ ईस्ट एशिया के साथ एक बिम्स्टेक का नाम का ऑर्गेनाइजेशन है बे ऑफ बंगाल में, उसमें आसियान देश भी हैं और दक्षिण एशिया के देश भी हैं, और मिला के इस तरह का हाइब्रिड संगठन ऑलरेडी बना रखा है, जिसको हम बिम्स्टेक कहते हैं, बे ऑफ बंगाल वाले कंट्रीज को, जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ने वाले कंट्री, उसमें थाईलैंड वगैरह ये सब है। तो ऑलरेडी ऐसे प्रयास हो रहे हैं, और ये प्रयास हमारे को डबल फायदा देंगे। एक तो भारत का व्यापार संवर्धन बढ़ेगा, आर्थिक दृष्टि से नजदीक आएंगे, पार्टनरशिप होगी। भारत की सुरक्षा को खतरा है, भारत को सामरिक दृष्टि से ये देश महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी। तो इसमें एक फायदा नहीं है, बहुत से फायदे हैं, और उसी दिशा में ये भारत का कदम है इनके और नजदीक जाना। मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एशियाई सदी की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया भी इसमें एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है, जो कि आज नहीं है, अमेरिका के ने भी ये कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया है वो एशियाई सदी का एक केंद्र बिंदु हो सकता है। साउथ ईस्ट एशियन पिवट ऑफ एशिया की बात की थी बराक ओबामा के टाइम में, हिलेरी क्लिंटन में। तो अगर साउथ ईस्ट एशिया इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इम्पोर्टेंट है और भारत के साथ उसकी सुदृढ़ता होती है,
तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जी। क्योंकि चाइना का प्रभाव कंटेन होगा, भारत सुरक्षित होगा, भारत के आर्थिक हित पूरे होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत मजबूत होगा। तो ये सभी तरह के फायदे भारत को होंगे अगर इनसे मजबूत होता है तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हमसे जुड़े थे और इनका कहना है कि आसियान देशों के साथ भारत के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की ज़रूरत है। अब तक के जो रिश्ते हैं उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। कई तरह के खतरे, अगर सामरिक खतरों की बात करें, पड़ोसी मुल्कों से खतरे की बात करें या फिर अलग अलग मोर्चों पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की बात करें तो आसियान देशों के साथ भारत का रिश्ता ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली खबर कांग्रेस के प्रतिज्ञा यात्रा की। अलीगढ़ में 30 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से आयोजित की जा रही प्रतिज्ञा यात्रा अलीगढ़ पहुंचेगी और इसमें सुबह 9:30 बजे से अलग अलग जगहों पर जनता से बात करते हुए नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करते हुए यात्रा सिविल लाइंस इलाके के धनपुर कोर्टयार्ड पर आकर रुकेगी। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा और इसके बाद ये यात्रा केलानगर चौराहे से होते हुए अन्य जनपदों के लिए रवाना होगी। जैसे कि पहले से पूर्व नियोजित है कि 30 तारीख को सुबह 9:30 बजे से ये प्रारंभ होगी और ये प्रारंभ करेंगे हम मडराक अड्डे से। विधानसभा कोल का जो कस्बा है, टाउन एरिया, उसमें मडराक से शुरू करेंगे और इसको होते हुए इसके जगह जगह पर हमने स्वागत द्वार बनाए हुए हैं। मुकुंदपुर का स्वागत होगा इसका। उसके बाद सासनी गेट पर एक सभा होगी, नुक्कड़ सभा, और इसको लेते हुए हम आगरा रोड से दुबई के पड़ाव से रामघाट रोड होते हुए दुबई के पड़ाव से नौरंगाबाद जाएंगे, नौरंगाबाद से एटाचुंगी जाएंगे, एटाचुंगी से। हमारे घोषणा पत्र के 6 मुख्य बिंदु जो प्रियंका जी ने जिनकी घोषणा की, और उसमें प्रथम नंबर पर जो था कि 40% जो है महिलाओं को टिकट वितरण में और भी जो कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाएं होंगी उनमें उनको सहभागिता दी जाएगी या उनका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसी तरीके के बिंदु थे कि किसानों के लिए कि बिजली बिल हाफ और बाकी सब माफ़। तो ये सब चीज़ें हैं। इनको लेकर जो है प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश में 5 विभिन्न जगह से निकल रही हैं। और अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जितेंद्र गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, प्रतिज्ञा यात्रा एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने जो एक नया मोर्चा संभाला है, उस मोर्चे को मजबूती देना, उनकी स्थिति को कांग्रेस में मजबूत करना और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि को पेश करना। क्या लगता है आपको इस कार्यक्रम के जरिए किस तरह से प्रियंका गांधी अब एक नए मुकाम तक एक कदम आगे कांग्रेस में नहीं राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ती हुई नजर आएंगी? जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से कांग्रेस का इस समय काफी टाइम से नाम डाउन में जा रहा है, उसके बाद से अब ये इस तरीके की प्रतिज्ञा यात्रा कराने के बाद अपनी चुनाव के लिए एक छवि बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि आगे की जो अब चुनाव आ रहे हैं उसमें इनको अच्छी मजबूती मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो ये एक प्रतिज्ञा यात्रा का जो कार्यक्रम है अलग अलग जनपद में जाएगा और इस प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान अलग अलग जनपद में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह के आयोजन किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इन सभी खबरों के साथ बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।